हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको यहाँ पे हिंदी की परीक्षावाणी सीरीज कंप्लीट कर रहा था, जिसके अंतर्गत जो साहित्य वाला पोर्शन है मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं अगले अध्याय पे चलता हूँ, जहाँ मुझे चौथा अध्याय पढ़ना है, जो आपका रहेगा वर्तनी का, यानी कि स्पेलिंग का। देखिए, स्पेलिंग वर्तनी संबंधित कुछ नियम होते हैं। अगर ये नियम आपको पता है तो आपकी जो वर्तनी है वो निश्चित तौर पर आपकी बिल्कुल सही होगी, आपकी गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। बशर्ते आपको ये नियम है आपको पता होना चाहिए। देखिए, इनके नियमों की बात करता हूँ तो इसमें सबसे पहला नियम, वर्तनी का जो सबसे पहला नियम आपको याद रखना चाहिए, वो नियम है पंचमाक्षर से जुड़ा। पंचमाक्षर, इससे जुड़ा हुआ नियम है। पंचमाक्षर होता क्या है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। देखिए, आप प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है उसे हम पंचमाक्षर कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का जो होता है पांचवा वर्ण जो होता है वो पंचमाक्षर। जैसे अभी मेरा क वर्ग है, क, ख, ग, घ और अंग। तो अंग क्या है, क वर्ग का पंचमाक्षर है। अंग जो है क वर्ग का, मतलब क का भी पंचमाक्षर हुआ, पूरे वर्ग का है। ख का भी पंचमाक्षर है, ग का भी है और ये घ का भी है। सबका क्या है, ये पंचमाक्षर है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं प, फ, ठीक है, ब, भ और म। तो म क्या है, पंचमाक्षर है। किसका है, प वर्ग का। ठीक है, मतलब प का भी है, फ का भी है, ब का भी है और भ का भी है। आपको बात समझ आ रही है। अब जो नियम है वो क्या कहता है, मैं आपको वो समझा। देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक शब्द, जैसे मैंने यहाँ पे एक शब्द ले लिया है, मैंने एक शब्द ले लिया संपादक। संपादक मैंने एक शब्द ले लिया है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि संपादक ये वाला ठीक होगा या फिर संपादक ये वाला सही होगा। क्या ये संपादक सही होगा कि ये संपादक सही होगा, आपको जरा मुझे बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना, आपको मैं समझाने का प्रयास करूं। देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, पंचमाक्षर संबंधी नियम ये कहता है कि अगर कहीं पे आपका पंचमाक्षर आ रहा हो, जैसे यहाँ पे आधा मो आ गया, पंचमाक्षर क्या आ गया, यहाँ पे आधा मो आ गया। ठीक है, और पंचमाक्षर के ठीक बाद, उसके बाद उसी वर्ग के चार शब्दों में से, चार वर्णों में से कोई एक वर्ण आ रहा हो, कोई एक वर्ण आ रहा, कौन सा आ गया, यहाँ पे प आ गया। तो क्या होगा, ये पंचमाक्षर को ऐसे नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, क्या करना होगा, इस पंचमाक्षर को इसके आगे वाले के ऊपर बिंदु रूप में लिखा जाएगा, ये नियम कहता है। ठीक है, दैट मीन्स हमारा क्या होगा, हमारा ये वाला संपादक हमारा ठीक है और ये वाला संपादक हमारा गलत हो गया है। आपको बात समझ में आ गई है। जैसे देखिए, यहाँ पे अगर मैं बोलता हूं, एक शब्द मैंने हिंदी, एक शब्द मैंने क्या लिया, यहाँ पे हिंदी लिया। ठीक है, देखिए अब क्या, यहाँ पे ये जो आपका यहाँ पे नौ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो, थ, द, ध और नौ क्या आपका पंचमाक्षर है और आधा आ रहा है। ठीक है, तो नियम क्या कहता है कि जो हिंदी है, ये जो पंचमाक्षर के बाद अगर उसी वर्ग का कोई भी आ गया, देखिए ये पंचमाक्षर है, इस वर्ग का यहाँ पे दो आ गया है, जब उसी वर्ग के चारों में से कोई एक आ जाएगा तो पंचमाक्षर यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये उसके आगे वाले के ऊपर बिंदी रूप में आएगा। यानी कि हिंदी अगर शुद्ध लिखना हो तो हिंदी शुद्ध ऐसे माना जाएगा। ध्यान रखना पे, ये जो हिंदी है ये हिंदी शुद्ध नहीं माना जाएगा। हिंदी शुद्ध कैसे होगा, हिंदी शुद्ध आपका ऐसे माना जाएगा। आपको समझ आ रही। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे एक शब्द मैंने लिखा पे वंदना। वंदना मैंने एक शब्द लिखा, क्या ये ठीक लिखा हुआ है, बिल्कुल नहीं। ऐसा क्या के लिए, देखिए हमें पंचमाक्षर आ गया आपका, पे नौ आ गया, पंचमाक्षर नौ आ गया है और नौ के बाद क्या आ गया, उसी वर्ग के चारों में से एक आ गया, यानी कि दो आ गया है। तो ये जो पंचमाक्षर अब ऐसे नहीं लिखा जाएगा। ध्यान रखना, ये पंचमाक्षर ऐसे नहीं होगा, किताब में इसको यहां से हटाना पड़ेगा और अगले के ऊपर यहां पे बिंदी लगानी पड़ेगी। ठीक हो गया। ठीक है, ध्यान रखना, पंचमाक्षर का जो बिंदु रूप होता है ये हमेशा आधा होता है। पंचमाक्षर का बिंदु रूप क्या होता है, हमेशा आधा होता है। इसका मतलब देखिए यहाँ पे ये जो पंचमाक्षर यहां लगा हुआ है, यहां लगा हुआ है, देखिए अगर आपको ये इसको अगर आपको बोले इस बिंदु रूप को व्यंजन रूप में कन्वर्ट करो, तो हमेशा आप क्या करोगे, हिंदी ये जो बिंदु है ये हमेशा क्या होता है, जिस पे लगा है उसके आगे वाले का पंचमाक्षर होता है और पंचमाक्षर कैसा होता है, हमेशा आधा होता है। ठीक है, तो इस पे लगा हुआ है तो इसके आगे वाला का हो गया दो, हो गया दो का क्या है, पंचमाक्षर है, दो का पंचमाक्षर नौ होता है और बिंदु कैसा होता है, हमेशा आधा, पंचमाक्षर हमेशा आधा, तो आधा नौ आ गया और पीछे ये दी आपका ऐसी आ गया। क्या आप मेरा क्लियर हो रही है। ठीक है,
आपको बात समझ में आ रही है? अगर आपको समझ में ये एक बार में समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा बैक करके दोबारा देख लेना, आपको निश्चित तौर पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहला नियम आपको समझ में आ गया, पंचमार्क से संबंधित आपको नियम यहाँ पे, बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए वर्तनी का अब हम दूसरा नियम लेके चलते हैं। वर्तनी का दूसरा नियम, ये नियम पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना, आपको बिल्कुल याद रखना होगा। ठीक है, वर्तनी का जो दूसरा नियम है वो है प्रत्यय से संबंधित। कैसे यहाँ पे ये प्रत्यय, प्रत्यय से जुड़ा हुआ नियम है। आपको प्रत्ययों में आपको दो प्रत्यय आपको ध्यान रखने हैं। कितने प्रत्यय आपको यहाँ पे? दो प्रत्यय। आपको यही दो प्रत्यय आपको डिस्टर्ब करते हैं। एक प्रत्यय इसमें यहाँ पे एक प्रत्यय है और दूसरा प्रत्यय इसमें यो प्रत्यय है। बस आपको ये दो याद रखने। पहला कौन सा है? एक प्रत्यय, दूसरा यो प्रत्यय। किसी भी प्रत्यय क्या होता है? पीछे लगने वाला। किसी भी शब्द में जब पीछे लग करके उस शब्द के अर्थ को चेंज जो करने वाला होता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। आगे लगने वाला जो होता है, आगे लग करके जो अर्थ चेंज करता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ये तो हमको पता ही है। अब देखिए यहाँ पे जो एक प्रत्यय है पीछे लग करके क्या करता है? पीछे लग करके ये बंदा जो है एक काम करता है। क्या काम करता है? उस जिस शब्द में ये लग रहा है उस शब्द का जो पहला, उस शब्द का जो पहला आपका जो वर्ण होता है, ठीक है, पहला क्या होता है आपका पे जो शब्द होता है उसे क्या करता है ये, उसे ये बड़ा कर देता है। ठीक है, पहले वर्ण की जो मात्रा होती है, ठीक है, पहले वर्ण को ये बड़ा कर देता है, या पहले वर्ण की जो मात्रा होती है, आप ऐसा कह लो मात्रा होती है, उसे क्या कर लेता है? ये बड़ा कर देता है। कौन करता है ऐसा? एक प्रत्यय ऐसा करता है। क्या करता है? जैसा आपका एक शब्द है, मैंने बोला रसायन, रसायन एक शब्द है, ठीक है, अगर मैं इसमें एक प्रत्यय लगा दूंगा, मैंने क्या लगा दिया? एक प्रत्यय लगा दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो क्या होगा, ये क्या करेगा? एक प्रत्यय पीछे लगेगा लेकिन आगे वाले को बड़ा कर देगा। ये तो मतलब है इसका पे पहले वर्ण, पहले यहाँ पे पहला आपका रॉ है, रॉ मात्रा कौन सी है? ओ की मात्रा है, तो ओ की मात्रा को बड़ी मात्रा कर देगा। तो ओ की बड़ी मात्रा क्या होती है? आ। ठीक है, छोटी की बड़ी मात्रा बड़ी, छोटा ओ की बड़ी मात्रा बड़ा हो, ऐसा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ओ की मात्रा पे रा, तो रॉ का रा हो जाएगा, सा ऐसी रहेगा, यो ऐसी रहेगा। अब ये पीछे क्या लगा पे? ई का लग जाएगा, तो नौ में क्या लग जाएगा? ई की मात्रा ये आपकी लग गई, ये ई तो है छोटी, ये छोटी ही मैंने लगा दिया, और ये इधर कौ लगी, ये कौ आपका ऐसे हो गया। ठीक है ना, तो यानी कि शब्द क्या होगा? रसायन में जब मैंने एक लगाया तो शब्द क्या होगा आपका पे? रासायनिक आपका शब्द हुआ। ठीक है, बहुत अच्छी बात। देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक मैं आपको बोलता हूँ, थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना होगा तभी आपकी चीजें समझ में आ पाएंगी। ठीक है, मैं बोलता हूँ देखिए यहाँ पे समाज, मैंने बोला कि यहाँ पे समाज, ठीक है, समाज में एक प्रत्यय लगाता हूं तो एक प्रत्यय भाई क्या करने वाला है? पहले शब्द क्या करने वाला है? ये बड़ा करने वाला है। तो 100 में आ की मात्रा है तो काहे की हो जाएगी? आ की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, और माँ तो ऐसे रहेगा, जौ में क्या लग जाएगा? एक लग जाएगा, तो जौ में पहले ई की मात्रा, छोटी की मात्रा लगा दो, ये लग गया, और पीछे एक लगा दो, तो शब्द क्या होगा आपका पे? सामाजिक होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं बोलता हूँ एक शब्द, मैंने बोला विज्ञान, मैंने क्या बोला शब्द यहाँ पे? विज्ञान बोला। विज्ञान में आपको एक प्रत्यय लगाना है। ठीक है, तो पहला क्या होगा? देखिए यहाँ पे ई जब प्रत्यय लेगा, पहला जो ही अपनी जाति का सबसे बड़ा हो जाएगा। देखिए अपनी जाति का वी, देखिए यहाँ पे एक बार यहाँ पे ई किससे मिलकर बना होता है? केवल ई से। बड़ी किससे होता है? ई प्लस ई से। लेकिन ध्यान रखना आप, देखिए यहाँ पे ए जो होता है ना, ए आपका ओ प्लस ई होता है, और आपका जो आई होता है, आई ये आपका ओ प्लस ए होता है, और ए क्या है आपका पे? ओ प्लस ई, तो ए की जगह मैं पे ओ प्लस ई रख दूंगा, इस ओ को मैं नीचे उतार दूंगा ऐसे, तो आई आपका क्या हो गया? यहाँ पे आई आपका यहाँ पे ओ प्लस ई हो गया। ठीक है, देखिए अब ई आपका यहाँ आ रहा है, ई आपका यहाँ आ रहा है, ई यहाँ आ रहा है, ई यहाँ भी आ रहा है आपका, तो ई जो है, ई की सबसे बड़ी मात्रा कौन सी होगी आपका? आई। तो जब एक प्रत्यय लेगा तो पहले वाले को अपनी जाति का सबसे बड़ी मात्रा कर देगा, ये बड़ी नहीं करेगा। ठीक है, बड़ी नहीं, सबसे बड़ा कौन सा? आई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वी का क्या यहाँ पे? वही हो गया, आई की मात्रा लग गई यहाँ पे, ज्ञा ऐसी आ गया, और 9 में ई के लगा दो, 9 में छोटी की मात्रा ये हो गई, ये पीछे कौ लगा दो, तो शब्द क्या होगा आपका? वैज्ञानिक होगा। कहीं पर अगर ऐसा लिखा हो वैज्ञानिक लगा हो तो ये आपका गलत होगा। आपको बात समझ में आ गई है? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए ये आपका एक प्रत्यय जहां भी लगा होगा पहला शब्द क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ये आप ध्यान रख लेना। इससे रिलेटेड आपसे बहुत बार आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेते। ठीक है, जैसे आपका उद्योग है, शब्द क्या आपका पे? जैसे बोला पे उद्योग, शब्द का पे उद्योग है, तो शब्द एक लगा दो, तो ऊ का सबसे बड़ा क्या हो जाएगा आपका? ऊ का सबसे, देखा आपका ऊ होता है ना, आपका ऊ तो आपका ऊ से मिलकर बना है, बड़ा ऊ किससे? आपका ऊ प्लस ऊ से है। ठीक है, ओ किससे? आपका पे ओ प्लस ऊ से है, और आपका औ किससे हो गया? औ जो आपका पे ये ओ प्लस ओ से है,
ओ की जगह आप क्या पे ओ प्लस ऊ हो गया, और इस ओ को इधर ले आओ, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया ना, तो ऊ इधर ऊ इधर ऊ इधर ऊ इधर, तो ऊ का सबसे बड़ा औ, तो एक प्रत्यय लेगा तो पहला अपनी जाति का सबसे बड़ा, तो क्या पे औ। ये द्यो ऐसी है, द्यो गौ में इक लगा दो, गौ में इक की मात्रा ये हो गया आपका औद्योगिक, ठीक है। उद्योग में इक लगाएंगे तो क्या होगा आपका पे औद्योगिक। क्या आपको बात समझ आ रही है? बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये रहा आपका एक संबंधी आपका ही नियम हो गया। अगला देखिए पे, अगला है आपका पे एक यो संबंधी, यो, ये भी बहुत बवाल करता है, पैदा करता है बवाल। देखिए क्या करता है ये यो, क्या करता है, देखिए जैसे एक लगा तो इसने क्या किया, पहले वर्ण को इसने बड़ा कर दिया बस। लेकिन जब अपना भाई अपना यो है ना, यो जब किसी पर लगता है तो ये दो काम करता है। ये कितने काम करेगा? ये दो काम करेगा। पहला क्या करेगा भाई, ये जो आपका पहला वर्ण है, पहले वर्ण को ये बड़ा तो करेगा ही करेगा, एक तो ये काम करेगा, जो एक कर रहा था वो यो भी करेगा, जब किसी के लास्ट में अगर ये लगा होगा तो, ठीक है। लेकिन ये क्या करेगा, ये जो इसका लास्ट वाला वर्ण होता है ना, अंतिम वर्ण लास्ट वाला, इसे ये आधा भी कर देता है। ये भाई की खासियत है, ठीक है। ये जो आपका यो प्रत्यय है, ये क्या करेगा आपका पे, पहले वर्ण को बड़ा करेगा, लास्ट वाले को आधा भी कर देगा। कैसे करेगा? जैसे आपका एक शब्द यहाँ पे, एक शब्द है ललित, एक शब्द क्या पे ललित है आपका, ठीक है। ललित पे क्या लग गया, यहाँ पे यो प्रत्यय लग गया है, तो भाई क्या करेगा, पहले को बड़ा करेगा, पहले बड़ा, लौ में क्या लगेगा, आ हो गया, यहाँ पे बड़ा हो गया। अब ली ऐसी रहेगा, ली ऐसी रहेगा, तो को लास्ट वाले क्या करेगा, आधा कर देगा, आधा हो गया, और पीछे अपना लग जाएगा। तो ललित में यो लगा तो क्या बना यहाँ पे, लालित्य, क्या बन गया आपका यहाँ पे, लालित्य बन गया। आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर दूसरा मैं यहाँ पे जैसे एक शब्द मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मैंने ले लिया शब्द यहाँ पे स्वस्थ, स्वस्थ ले लिया मैंने शब्द, क्या लिया मैंने यहाँ पे स्वस्थ। तो भाई क्या करेगा, पहले को बड़ा करेगा। अब देखिए यहाँ पे पहले को करेगा मतलब पहली मात्रा को करेगा। क्या आधे सौ में कोई मात्रा लगी है? नहीं लगी हुई है, तो आधा सौ तो ऐसे ही रहेगा, इसको पूरा सौ थोड़ी ना कर देगा ये क्या करता है, मात्राओं को बड़ा करता है। देखिए मात्र, एक प्रत्यय यो प्रत्यय, प्रत्यय क्या करता है, पहली जो मात्रा है उसे बड़ा करेगा। तो इसमें कोई मात्रा लगी नहीं है तो आधा है ना, तो मात्रा है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो क्या करेगा ये, इसको ये वो को क्या करेगा, बड़ा करेगा, तो स्वा कर देगा इसको, ये स्वा तो कर देगा इसको, ये वो को क्या करते हैं, बड़ा कर देगा। यहाँ पे आधा, ये वाला आधा सौ तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन लास्ट वाले को भाई क्या कर देगा, आधा कर देगा, तो इस थौ को आधा कर देगा, कर दिया, और लास्ट में क्या लग जाएगा, अपना लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, स्वास्थ्य। क्या बनेगा आपका, यहाँ पे स्वास्थ्य बन जाएगा आपका, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई है, एक प्रत्यय और यो प्रत्यय आपको दोनों समझ में आ गए हैं, मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसकी थोड़ा एग्जांपल और आपको करने पड़ेंगे। मैंने आपको समझा दिया ये होता कैसे है, ठीक है। चलिए देखिए, वर्तनी संबंधी आपको तीसरा नियम आपको क्या याद रखना है, ये नियम है रॉ संबंधी। देखिए यहाँ पे जो रॉ होता है ना, रॉ क्या है, देखिए यहाँ पे रॉ के चार रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं रॉ के चार रूप होते हैं। कौन कौन से? देखिए यहाँ पे 1 2 3 4। पहला जो रॉ होता है, पहला आपका ये आपका रॉ है, सामान्य रॉ जो मैंने ये लिखा है, इसमें स्वर जुड़ा रहता है, मतलब इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो रॉ में कौन सी मात्रा निकलेगी, आपकी औ की मात्रा निकलेगी, पहला, ठीक है। दूसरा रॉ का आपका रेफ रूप होता है, ये वाला, इसे बोलते हैं रेफ। क्या बोलते हैं इसको? रेफ रूप। ये क्या होता है, इसके बारे में बस यही आपका है जो आपको बवाल करेगा, बाकी और कुछ नहीं करता, ठीक है। देखिए ये क्या होता है ना, ये क्या होता है, जिस पर ये लगा होता है, जिस पर ये लगा होता है, वास्तव में क्या होता है, ये उससे आगे होता है, ठीक है। ये वास्तव में क्या होता है, ये उससे क्या होगा, आगे होता है, आगे होता है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने बोला शब्द परिवर्तन, ये ऐसा है, शब्द कैसा है, परिवर्तन है। लेकिन ये जो रेफ वाला जब आधा रॉ दो वर्णों के बीच में आता है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, वहां पर ना लिख करके अगले के ऊपर रेप चढ़ाते हैं, ये आधा रॉ है। क्लियर हो गया, ठीक है आपका पे। तो देखिए परि क्या होगा, परिवर्तन लगा कहां पे, यहां पे। उच्चारण कहां पे होगा, इससे पहले होगा इसका उच्चारण। आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। जैसे मैं आप यहाँ पे एक मैं आपको बोलता है, मैंने बोला अंतर्गत, अंतर्गत ये ऐसा है, देखिए यहाँ पे अंतर्गत ऐसा है, ठीक है। अगर आपको दिख रहा होगा, मैं दोबारा साफ लिख देता हूं। जैसा आप मैंने शब्द बोला पे क्या, अंतर्गत, अंतर्गत ये ऐसा है, लेकिन दो वर्णों के बीच में फिर से क्या आ गया, आधा रॉ आ गया, तो क्या होगा, यहां नहीं लगेगा, अगली के ऊपर रेप चढ़ेगा, क्या होगा पे, अंतर्गत होगा, ठीक है। एक आपका बहुत चर्चित, बहुत पेपर में आता है, मतलब पे आशीर्वाद, आपका शब्द आपका ऐसा है आशीर्वाद, लेकिन दो वर्णों के बीच में जो आधा रॉ आएगा तो अगले के ऊपर रेप चढ़ेगा, तो आधा रॉ कहां होगा आपका, इधर जाएगा आपका आशीर्वाद। क्या आपको समझ में आ रही है, ठीक है।
तो ये आधे रॉ संबंधित जो नियम है ध्यान रखना, जिस पर लगा होता है वास्तव में उसके आगे ये होता है, मतलब रियल में कहां है उसके आगे। सर गलती कहां पे होती है, यहां पे गलती यहां पे ये होती है, जैसे लिख देगा यहां पे अंतर्गत लिख दिया उसने और यह इसको यहां लगा दिया, ठीक है। तो देखो इसका मतलब पता क्या होगा, इसका मतलब ये इसका मतलब अंतर्गत, ये ऐसा हो गया इसका मतलब, क्योंकि जिस पे लगा है वास्तव में उसके आगे होता है। तो आपको उच्चारण करना पड़ेगा ठीक तरह से कि आगे अंतर्गत, आधा रो जो है आ कहां पे रहा है और जहां पे आ रहा है वास्तव में उसके आगे के ऊपर रेप लगाना है, ठीक है। मतलब अंतर यहां आ रहा है ना अंतर्गत, तो यहां पे इसके मतलब इसके आगे वाले के ऊपर रेप चढ़ा होना चाहिए। अगर कहीं पे गलती से इस पर रेप चढ़ा करके ऐसा अंतर्गत लिखा गया है तो क्या होगा सर, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि जब मैं अंतर्गत कर रहा हूं तो तो के बाद उच्चारण आ रहा है रॉ का, अंतर्गत ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको बात समझ आ गई है, बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे रॉ का जो तीसरा रूप होता है वो पदेन होता है, ठीक है, जो हमारा एक पदेन होता है ऐसा लगता है ये, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं प्रश्न, मैंने कहा प्रश्न लिखता हूं मैं, यहाँ पे मैं क्रम लिखता हूं, लेकिन ये रॉ कैसा होता है, हमेशा पूरा रॉ होता है। मतलब अगर मैं इस क्रम को तोड़ूंगा तो इसमें क्या है, क तो इसमें आधा है, लेकिन इसमें क आधा है, मतलब इसमें कोई मात्रा नहीं है। लेकिन रॉ कैसा है, रॉ पूरा है। रॉ में कौन सी मात्रा है, इसमें अ की मात्रा है, प्लस म प्लस अ आपका रहेगा, ऐसे टूटेगा क्रम। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये कौन सा पे, ये आपका एक पदीन होता है। ध्यान रखना, जो एक पदीन होता है ना, ये उन्हीं में लगाया जाता है जो पाई वाले होते हैं। जैसे आपका ये पौ है, देखिए पौ में आपकी ये पाई है तो प्रश्न लगेगा। कौ में आपकी देखिए ये आपकी पाई है तो पाई मतलब पैर, ठीक है, ये वहां लगेगा। जैसे अगर आपका दो है, दो में आपकी ये पाई है तो द्रो ऐसा लगेगा आपका ये, ठीक है। लेकिन देखिए जैसे जो पाई वाले नहीं होते हैं, जैसे आपका यहाँ पे टॉ है, यहाँ पे टॉ है तो टॉ में अब ऐसा लगता नहीं है, टॉ में ऐसा लगाता है। तो यहाँ पे रॉ का ये चौथा रूप होता है, इसे हम बोलते हैं द्विपदेन। कहां लगता है ये, जहां पे ये नीचे ये दो वाले होते हैं वहां पे ये आपका इस तरह से लगेगा, ठीक है। जैसे ट्रक में लगता है, ये ड्रम में लगता है, इस तरह वाला। आपको बात समझा, ठीक है। और दोनों ही क्या होते हैं, ये पूरे होते हैं। पूरे होने का मतलब क्या है, इनमें मात्रा लगी होती है। इसका मतलब ये दो जिसमें लगे होंगे वो क्या होगा, आधा होगा। ये दो जिसमें भी लगे होंगे, जैसा अगर ये प्रश्न में लगा हुआ है, प्रश्न में लगा हुआ है तो इसका मतलब पौ क्या है, आधा है, रॉ क्या है, पूरा है, ठीक है। रॉ क्या पूरा है, तो टूटेगा तो कैसे टूटेगा, आधा। पौ तो ऐसे ही रहेगा, इसमें तो कुछ नहीं निकलने वाला है, ठीक है। और रॉ में क्या निकलेगा, यहाँ पे रॉ में आपका ओ निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ठीक है। फिर आधा सौ तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ मात्रा नहीं है। फिर 9 में क्या निकलेगा आपका, यहाँ पे ओ निकलेगा, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, तो आपका यहाँ पे रॉ संबंधित जो आपकी अशुद्धि है, मैं मानता हूं कि आप इसको आप पकड़ लेंगे, आप इसको गलत नहीं करेंगे। देखिए अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें अशुद्धि आती है वो आती है सौ संबंधित। कैसे आप ये सौ संबंधित, ठीक है। सौ संबंधित अशुद्धि के बारे में आपको दो बात आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, सौ संबंधी में आपको दो बात है। पहला देखिए इस सौ का प्रयोग हमेशा संस्कृत में होता है, संस्कृत में होता है। और संस्कृत शब्दों को हम क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द, तत्सम। इसका मतलब ये होगा अगर आपको तत्सम तद्भव छाटने हो, आपको अगर ये वाला 100 दिख रहा है तो वो क्या होगा, 100% आपका तत्सम शब्द होगा, तद्भव आपको वो कभी नहीं होगा, पहली बात, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पे, अगर आपका टॉ वर्ग का अगर कोई वर्ण आ रहा है, टॉ वर्ग यहाँ पे टॉ, ठो, डो, ढो, अणो, ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे टॉ, ठो, ठीक है, डो, ढो और अणो। अगर आपके यहाँ पे टॉ, ठो, डो, ढो, अणो हो गया है। अगर इनमें से अगर आपका कुछ आ रहा है, टॉ आ रहा है, ठीक है, टॉ, ठो, ठीक है, टॉ, ठो, डो, ढो, अणो, इनमें से अगर आपका कुछ आ रहा है, ठीक है, उससे पहले इनमें से कुछ भी आएगा, इन पांचों में से, उससे पहले अगर क्या हो रहा है आपका, 100 ध्वनि आ रही है, 100 तालव्य 100, मूर्धन्य 100, दंत्य 100, 100 ध्वनि अगर सकार ध्वनि आ रही है तो वो हमेशा ये वाला 100 ही होगा। टॉ वर्ग से पहले अगर कोई सकार ध्वनि आ रही है, यानी कि 100 का उच्चारण हो रहा है तो हमेशा वो यही वाला होगा। कैसे, देखिए यहाँ पे जैसे मैं बोलता हूं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बोलता हूं, मैंने बोला यहाँ पे क्या, सडानन, तो डॉ आ गया, डॉ से पहले सकार ध्वनि आ रही है तो हमेशा यही होगा, यानी कि सडानन आपका कभी भी ऐसा नहीं होगा, सडानन आपका ऐसा भी नहीं होगा, सडानन आपका कभी भी ऐसा भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे टॉ वर्ग का कोई भी अगर एक आएगा उससे पहले अगर आपकी सकार ध्वनि आएगी तो हमेशा यही वाला होगा। आपको बात क्लियर हो रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं, आप यहाँ मैंने बोला कष्ट, कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। क्यों, टॉ वर्ग आ गया पे, टॉ वर्ग से पहले क्या गया पे, सकार ध्वनि है तो हमेशा यही रहेगा। कष्ट कैसे नहीं लिखेंगे, कष्ट ऐसा नहीं होगा, कष्ट आपका ऐसा भी नहीं होगा, ठीक हो गया है, ठीक। देखिए यहाँ पे सोडस,
16। तो डॉ से पहले आपका यही 100 आएगा। क्या आपको बात समझ आ रही है? ठीक है। तो आपको कभी कभार आपको पेपर में ना ऐसी ऐसी वर्तनी से अशुद्धि में पे टॉवर का कोई होगा उसके आगे ऐसा वाला 100 डाल देगा। कैसा वाला डाल देगा? ये वाला डाल देगा आपका, पे ये वाला 100 डाल देगा पे। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये 100 यहाँ पे नहीं होगा, वहां पे हमेशा वो 100 होगा। ठीक है, चलो अगला देखिए यहाँ पे। ये 3 आपके बहुत महत्वपूर्ण नियम थे। कुछ औरों पे बात करते हैं। आपको बात समझ में आ गई है? ठीक है, देखिए यहाँ पे अगले यहाँ पे आपको याद रखना, देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है एक आपको कारक संबंधी, यहाँ पे कारक संबंधी वर्तनी आपको याद रखनी है। देखिए यहाँ पे कारक क्या होते हैं? कर्ता ने, कर्म को, करण से, को के लिए, ये सब क्या होता है? आपके कारक होते हैं। मतलब कौन सा? आपकी तरफ ने है, ठीक है, को है, के लिए है, के लिए, ये सब क्या होते हैं? आपके कारक होते हैं। तो कारकों से संबंधित आपको वर्तनी शुद्धि में 2-3 बात आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, ठीक है, देखिए अगर कारक जो है वो आपका सर्वनाम में लगा हो, किसमें लगा हो? कारक अगर आपका सर्वनाम में लगा होगा तो हमेशा ये जोड़ करके लिखा जाएगा। ठीक है, हमेशा ये जोड़ कर इसे लिखेंगे। मतलब कैसे? जैसे यहाँ पे मैंने लिखा उस, ये उस क्या है? एक क्या पे उस क्या है? एक सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम क्या होते हैं? जो नाम यानी कि संज्ञा की जगह पे आते हैं। तो उस से अगर मुझे लिखना है तो से कर्ता ने, कर्ण क्या पे? कर्ता ने, कर्म को, करण को, के लिए, से यहाँ पे, ठीक है, तो क्या पे? उससे ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, उससे, उसने, हमने, हमेशा क्या होंगी? ये जोड़ के लिखे जाएंगे। किसमें? सर्वनाम में। दूसरी बात ध्यान रखना पे, अगर आपके 2 कारक हैं, ठीक है, और सर्वनाम के बाद 2 कारक आ रहे हैं, तो पहला कारक जोड़ के लिखा जाएगा, दूसरा अलग लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे मैं लिखा पे उनमें से, तो पहला कारक क्या लिखा मैंने? जोड़ के, दूसरा अलग लिखा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा पे, मतलब मैं बोलता हूँ क्या, अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, उनको या ऐसे उनके लिए मैंने ऐसा लिखा पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा? पहला कारक मैंने जोड़ के लिखा, दूसरा अलग लिखा। तो आपको याद रखना है कारक संबंधी नियम। हालांकि ज्यादा नॉर्मली आपको ये देखने से पता चल जाता है। सर्वनाम में अगर आएगा तो हमेशा जोड़ के लिखा जाएगा, जोड़ के लिखेंगे। और अगर 2 कारक होंगे तो पहला जोड़ के लिखा, दूसरा यहाँ पे अलग लिखा जाएगा। आपको बात समझ आ गई है? ठीक है, देखिए यहाँ पे कारक संबंधी आपको समझ में आ गया है। अगला देखिए यहाँ पे एक बात समझिए, यहाँ पे एक क्रिया होती है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। आपको ध्यान रखना पे, जैसे कभी कभार आपकी 2 क्रियाएं एक साथ आ गई। जैसे मैंने यहाँ पे वह सोकर सो गया, वह खाकर सो गया। ठीक है, वह खाकर सो गया, वह खाकर फिल्म देख रहा है। ठीक है, या मैं ऐसा मतलब एक काम करने के बच्चा रोकर भाग गया, ऐसा कुछ भी। एक काम खत्म होने के बाद अगर दूसरा काम आपका स्टार्ट हो गया है, दूसरी क्रिया हो गई है, तो पहली क्रिया के साथ में जो कर आएगा वो हमेशा जोड़ कर लिखा जाएगा। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब पूर्वकालिक जो क्रिया होती है ना, इसमें जो कर है वो हमेशा इसमें जोड़ कर लिखा जाएगा। जैसे क्या? खाकर, ठीक है, पीकर, ऐसा। ठीक है ना, मतलब पे वह खाकर चला गया। ठीक है, शुद्ध है क्या? शुद्ध है सर, गलत है। ऐसा क्या के लिए? कि खाकर जो है वो एक साथ लिखा जाएगा। खाकर वो चला गया, दूसरी क्रिया हो गई है। ठीक हो गया? ठीक है, आपको बात समझ आ गई है। तो क्या होगा भाई? ये कैसा है? अशुद्ध है। कैसा होगा? वह खाकर चला गया। ठीक है, चलिए, तो पूर्वकालिक क्रिया आपको समझ में आ गई है। मैं मानता हूं आपको ये समझ में आ गई होगी। देखिए यहाँ पे अगला आपको ध्यान रखना। अगली जो अशुद्धि होती है वो होती है कि जो द्वंद्व वाले शब्द होते हैं, द्वंद्व। ठीक है, द्वंद्व क्या होता है सर? जिसमें दो शब्द होंगे और दोनों को बराबर वेटेज दिया जाएगा। दोनों को हम क्या देंगे? जब बराबर वेटेज देंगे तो वहां पे क्या होगा? हमेशा द्वंद्व आएगा। देखिए आप यहाँ पे मैं बोलता राम लक्ष्मण मैंने बोला। ठीक है, तो इनके बीच में जो आएगा ना चिन्ह, यहाँ पे योजक चिन्ह, वो ऐसा जरूर आएगा। ठीक है, द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व जब आएगा तो वहां पे बीच में आपका ये योजक चिन्ह, इसी को बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हाइफन। क्या बोलते हैं इसका? इसे हाइफन भी कहा जाता है। ध्यान रखना, तो हाइफन लगेगा या फिर योजक चिन्ह या संयोजक चिन्ह, आप जो भी कह लो, वो यहाँ पे लगाया जाएगा। ठीक है, मैं बोलता हूँ दाल रोटी मैंने ऐसा बोलते यहाँ पे लगेगा। ठीक है, यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, मैंने बोला माता पिता दिन रात, इन सब में क्या लगेगा? यहाँ पे हाइफन लगेगा, योजक लगेगा। इसके अलावा जो आपका ये योजक हाइफन है, ये कहाँ लगेगा? देखिए यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ क्या, मैंने बोला राम, ठीक है, देखिए यहाँ पे ऐसा
राम जैसा, ठीक है, उस सा, ऐसा जहां पे आएगा ना पे तुलना जैसी होगी ना, राम जैसा, उस सा, ठीक है ना, मतलब इस तरह वाली तुम सा, अगर मतलब पे तुम सा, तो इस तरह वाली जगह पे जो भी होगा पे, तो यहां पे आप क्या लगेगा, हमेशा आपका पे हाइफन लगेगा। क्या आपको बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो ये है आपके कुछ नियम जो मैंने आपको बता दिए। किस संबंधित है ये? वर्तनी से संबंधित आपके नियम है। ठीक है, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस तरह की जो चीजें हैं इन पर मतलब इन पर थोड़ा आप प्रैक्टिस आप करनी पड़ेगी, ठीक है ना, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कौन सा शब्द कैसे लिखा जाता है, कौन सा शब्द आपको कैसे लिखा जाता है। ठीक है, और इसमें एक महत्वपूर्ण बात आपको ये भी ध्यान रखने में, आप देखिए जितना सही उच्चारण हम करेंगे ना, उतनी सही हम चीजों को लिखेंगे। उच्चारण सही करेंगे तो लिखेंगे भी सही, अब उच्चारण ही गलत करेंगे तो लिखेंगे गलत। मैंने बोला बे ग्रहित, मैंने कहा मैंने बोला ग्रहित, आपको ग्रहित जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ग्रहित जो है शुद्ध कैसे लिखा जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, ग्रहित आपको नीचे लिख के दिखाना है कि शुद्ध ये कैसे लिखा जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, आज ही रखते हैं, कल इस आगे। थैंक यू, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।